हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। होप कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। रिवीजन प्रिपरेशन आपका बढ़िया तरीके से चल रहा हो ना। और जिस तरीके से आप लोग ये मेहनत कर रहे हो, हम होप करते हैं कि ये मेहनत ज़रूर रंग लाए। क्योंकि जिस वक्त हर कोई या फिर और लोग इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, उस वक्त भी आप अपना समय अपने फ्यूचर को बनाने में दिए हो, तो ये जरूर रंग लाएगा। और बस इतना कहूंगा कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। जीत आपकी फिक्स है मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बस अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ही बस नजर रखो। फिक्स है, जीत आपकी होगी। ये अंधेरों का आखिरी वीक है ना, ये आपके लाइफ के अंधेरों का आखिरी वीक है। बस इस वीक के बाद उम्मीद करो कि सिर्फ उजाला ही होगा आपकी लाइफ में। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और फिर से कहेंगे हम भी कि अगर आप अभी तक नए हो तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक के लिए ये आपका बेस्ट फ्रेंड्स साबित होगा आपके प्रिपरेशन में, आपके सिलेक्शन में। और डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो, आपके लिए सारी अपडेट यहां पर मिलती रहेंगी। और इसी के बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा पहला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग द एरर। आपको उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक एरर हो। तो अब यहां पर आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, यहां पर आपके सामने सब कुछ रेडी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एरर कहां पर है। चलिए आंसर करना, बातें बीच में भी हम लोग करते रहेंगे। पहले आंसर की शुरुआत तो कर देते हैं ना, पहले हम शुरुआत तो कर देते हैं, बाद में हम बीच में बातें करते रह सकते हैं। क्यों? और कभी कभी आपका मन करता है ना यार हारने का, ना कभी कभी हारने का भी मन करता होगा, थक जाने का भी मन करता होगा ना। क्यों? वाह 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 वाह। चलो आओ, चलो पहले ये करो फिर आगे बातें करेंगे। ऑल न्यू पॉलिसी विल बेनिफिट ऑल एम्प्लॉइज इररेस्पेक्टिव फ्रॉम दियर रैंक। बोलो कहां पर इरर है, बोलो कहां पर इरर है। डी पार्ट में इरर है, इररेस्पेक्टिवली होगा। अच्छा, फ्रॉम या ऑफ, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बोगेम्बो खुश हुआ। डी हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत, हमारे ढक्कनों के नाम, डी इज द करेक्ट आंसर। इररिस्पेक्टिव फ्रॉम नहीं होता, फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, इररिस्पेक्टिव के साथ में ऑफ का यूज किया जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर रैंक होता है, नॉट फ्रॉम दियर रैंक ना। सही कहा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न बैक दियर लाइब्रेरी बुक्स। चलो आंसर करो। द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न बैक दियर लाइब्रेरी बुक्स। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, वेरी गुड। यहां पर अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें, देखो कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स कपता रहे, हिलता रहे ऐसे, ठीक है। सारे लोग अपने आंसर जरूर करना, गलत हो या सही हो डजंट मैटर, आंसर मैटर करता है। यहां पर अगर हम कहेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर किस पार्ट में इरर है, तो दैट इज सी। वो क्या है? सी पार्ट है जहां पर इरर है। क्या इरर है कोई बताएगा? वेरी गुड, नो बैक, शाबाश। रिटर्न ओनली इज करेक्ट आंसर, शाबाश, यही तो सुनना चाहता था मैं। देखो रिटर्न बैक, भाई रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो रिटर्न के साथ बैक लगाने की क्या जरूरत है ना। कोई जरूरत है रिटर्न के साथ बैक लगाने की? बिल्कुल नहीं। रिटर्न बैक इनकरेक्ट होता है। अगर आपको बैक लगाना ही है तो आप कम बैक बोलो ना, आप क्या बोलो? कम बैक बोलो। तो रिटर्न बैक इज नॉट करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। He likes reading books, playing chess and to watch documentaries. बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है? बोलो 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 बोलो, क्या जरूरत है, किस चीज की क्या जरूरत है? हाँ,
रिटर्न के साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं। इट्स लाइक मेरे पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। भाई बैकग्राउंड तो पीछे का ही होता है, उसमें ये क्या बोलना कि पीछे का बैकग्राउंड। जैसे हम लोगों की इंग्लिश है बढ़िया। हम लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अब भाई मॉर्निंग वॉक क्या है, मॉर्निंग वॉक सुबह ही तो करते हैं, शाम में थोड़ी ना मॉर्निंग वॉक होगी। तो ये कहना कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे गलत है। पीछे का बैकग्राउंड गलत है, बैकग्राउंड पीछे का ही होता है। वैसे रिटर्न बैक गलत है। हम लोग कहते हैं फिर से रिपीट कर दो। अरे रिपीट करने का मतलब क्या होता है, फिर से ही कहना होता है। तो ऐसे होते हैं ना, ये हम लोगों की इंग्लिश ही है। हाँ, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारे सी पार्ट में है। और सी पार्ट में क्या क्या एरर है, अगर हम बात करेंगे तो भैया हमने आपसे कहा है कि जब कभी भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई भी चीज जोड़ोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर कोई भी चीज जोड़ोगे तो याद रखना इक्वल रैंक के वर्ड्स होने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले जीरंड लिखे हुए हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद भी जीरंड आना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। अगर पहले इन्फिनिटिव होता तो बाद में इन्फिनिटिव लिख सकते थे, बट अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले जीरंड है, जीरंड मतलब जानते हो ना, जीरंड मतलब वर्ब आईएनजी। और अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले वर्ब आईएनजी है तो बाद में भी वर्ब आईएनजी होगा। तो यहां पर टू वॉच नहीं होना चाहिए था बाबू भैया, यहां पर वॉचिंग होना चाहिए था ना, यहां पर वॉचिंग होना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग अंटिल मिडनाइट। इसका अगर इनकरेक्ट मतलब अगर इसको ना कर पाए और हमारी क्लास में थे, मतलब आप हमारी क्लास अटेंड किए हो और कर नहीं पाए, तो समझ लो फिर क्लास में दिखे ना मैं कूट दूंगा अगर नहीं कर पाए तो। चलो बोलो जल्दी से। बोलो 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 बोलो, क्या होगा यहां पर, बी होगा ना करेक्ट आंसर, बी या सी, देख लो एक बार। बी, शाबाश। चलो मेजॉरिटी बी है, अच्छा लगा ना, मेजॉरिटी बी है, अच्छा लगा। दो ही वॉज टायर्ड, बट का यूज यहां पर क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इधर सुनो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब कभी भी आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आल्दो या दो का यूज करोगे तो इसके साथ आप बट का यूज कभी नहीं करना। अगर जरूरत पड़े तो किसका यूज कर सकते हैं, कमेंट करके बताओ। अगर इनके साथ हमें कोई कंजक्शन लगाना ही है, मान लो लगाने की जरूरत होती नहीं है, बट अगर लगाना ही है तो किसका यूज कर सकते हैं, कमेंट में बताओ जल्दी से, किसका कर सकते हैं। वेरी गुड, यहां पर अगर हमें लगाना भी है तो हम येट का यूज कर सकते हैं, बट का यूज नहीं करेंगे। और बेटर होगा कि कोई कंजक्शन ना लगाओ, सिर्फ कामा ही लिखो। बेटर होगा कोई कंजक्शन ना लगाओ, सिर्फ कामा ही लिखो ना। तो बी में अपना एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से करना। क्या है, द प्रिंसिपल हैज गिव द स्टूडेंट्स एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। चलो बताओ, यहां पर हमें दिख तो गया एरर, दिख तो गया एरर, लेकिन अब आप बता दो कहां है, बिना आपके मुंह से सुने हम आगे कहां बढ़ सकते हैं ना। हाँ इधर सुनो, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए आपने हैज का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है, हैज आएगा। लेकिन बाबू भैया हैव वर्ब के बाद हमेशा वर्ब कौन से फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, याद रख लेना। डू वर्ब के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, याद रख लेना। बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है, याद रख लेना। तो जब हैव वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है तो यहां पर हैज के साथ गिव दिया हुआ है, यह क्या है, इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था यहां पर गिवन होना चाहिए था। तो द प्रिंसिपल हैज गिवन द स्टूडेंट्स एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ओके, क्लियर है। चलो आगे, भूल गए, भूल जाओगे तो
कूटे जाओगे। चलो यहां पर देखो, इसका आंसर करो जल्दी से। He said that he will attend the meeting. He said that he will attend the meeting. क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो सुनो, he said that he will attend the meeting. अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर दो क्लॉज हैं, ठीक है, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। कौन सा कंजक्शन होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो याद रखना जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आपका डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। अगर यहां पर देखा जाए तो आपका जो मेन क्लॉज सेड है ये पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी आपका पास्ट टेंस होगा, तो ही विल नहीं होगा, ही वुड होगा। अगर ये रूल नहीं पढ़े हो तो नरेशन तो पढ़े हो बाबू भैया। नरेशन में मैं आपको पढ़ाता हूं ना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट होना चाहिए, तो विल का वुड होना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द क्रू वर प्रेज्ड फॉर इट्स ब्रेवरी ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन। इसका आंसर करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करिएगा ना। पढ़े थे भूल गए यार, ऐसे कैसे भूल जाते हो? भूलने के लिए थोड़ी ना पढ़ाते हैं। चलो जल्दी से बताओ। द क्रू वर प्रेज्ड, ठीक है, फॉर इट्स ब्रेवरी ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी, इसके लिए उन्हें प्रेज किया गया था। अब कुछ लोगों के आंसर बी आएंगे और कुछ के सी आएंगे ना, कुछ के बी आएंगे और कुछ के सी आएंगे। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? बोलो 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 बोलो। बी सी, इट्स को दियर कर दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर सुनो, ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी, क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी तो है। एम्बिग्यूटी क्या है? ये है कि क्रू जो है ये कैसी नाउन है? आप कहोगे कि सर ये अपना कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन को अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होकर के काम करे तो इसे क्या करते हैं? इसे सिंगुलर यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। और अगर ये डिवाइडेड होकर के काम करे तो इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर क्रू डिवाइडेड होकर काम किया तो वर सही है, इट्स में दियर होना चाहिए। इट्स में क्या होना चाहिए? दियर होना चाहिए। और अगर यूनाइटेड होके काम किया तब तो इट्स रहेगा, वर की जगह वाज होना चाहिए। तो इसमें हम फाइनल डिसीजन आप पे छोड़ते हैं, आप बी मान लो या सी मान लो। हाँ, सी ज्यादा बेहतर है क्योंकि क्रू कलेक्टिव नाउन में और उसके लिए वर्ब वर आई है, तो बेहतर होगा कि यहां पर भी हम क्या करें? प्लूरल प्रोनाउन का यूज करें। बेहतर यह होगा कि प्लूरल प्रोनाउन का यूज करें ना। ऐसे क्वेश्चन दिया ना करो जी। अरे एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो हम क्या करें, कभी कभी हो जाता है, और एग्जाम में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, तो कभी कभी हो जाता है। तो ठीक है, बेहतर होगा कि सी करेक्ट आंसर है, बेहतर ज्यादा होगा। अगर हम कहें कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तब हम डिफेंड कर सकते हैं कि क्रू को प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया, तो क्रू के लिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इसलिए दियर करेक्ट आंसर होगा। और उनके ब्रेवरी के लिए उनको प्रेज किया गया, तो हर किसी ने ब्रेवरी दिखाई होगी, हर किसी ने दिखाई है, तो वो डिवाइडेड होके काम किए होंगे ना। चलो यूपीएससी लेवल, जो भी लेवल समझो। इट वॉज हिम, इट वॉज हिम। 3 2 1 क्या हुआ? 3 2 1 2 3 1 1 2 3 होता है, 3 2 1 क्या होता है? इट वॉज हिम हु इन्फॉर्म द ऑफिसर अबाउट द इंसिडेंट। बताओ कौन से पार्ट में एरर है? बोलो 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 बोलो।
और ये निगेटिव ना बोलो, नहीं तो हम क्लास में देखना नहीं चाहेंगे। निगेटिव ना बोला करो कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पढ़ क्यों रहे हो? हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए, वो नहीं हो तो फिर क्या होगा? चलो चलो चलो, क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहां इधर है? इधर ए पार्ट में है। जो लोग डी डी कह रहे हो बहुत कूटेंगे। नहीं दिख रहा है आंसर? नहीं दिख रहा है करेक्शन? इधर सुनो करेक्शन, यहां से देखो। हमने आपसे कहा है कि जनरली जनरली वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। लेकिन अगर बी वर्ब के बाद प्रोनाउन लिखोगे तो वो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। कौन से केस में होनी चाहिए? सब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। तो यहां पर है इट वॉज हिम। वॉज क्या है बाबू? बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? हिम नहीं, बल्कि सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन होना चाहिए। इट वॉज ही हु इन्फॉर्म द ऑफिसर अबाउट द इंसिडेंट। क्या होगा? इट वॉज ही होगा ना, इट वॉज ही ऐसा बोलेंगे। क्लियर है? बोलो क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स। यहां पर अगर आप देखेंगे सर, तो इस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। कह रहे हैं कि अगर ये करेक्ट है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर ये इनकरेक्ट है तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको करेक्ट कर सकता है। वैसे तो पढ़ाया गया है, बट अगर फिर भी ना हो तो बताइएगा। थैंक यू जी 4160 ना। चलो बोलो 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 बोलो। सी होगा पक्का, देख लो। आई हैव बीन नोविंग हिम फॉर मेनी ईयर्स। देखो सिंस फॉर के साथ में टाइम आया है तो ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अब यहां पर हैव बीन वर्ब आईएनजी लिख दिया। हम जानते हैं कि ये जो नो है ये स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो आई हैव बीन नोविंग नहीं होगा। इसको इसके पहले वाले टेंस में लेके जाएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इसके पहले होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव वर्ब थर्ड चलता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स। हैव बीन नोन नहीं होगा बाबू, हैव बीन नोन नहीं होगा, हैव नोन होगा। हैव के बाद वर्ब थर्ड आ जाती है। बीन तब लगाते हैं जब वर्ब आईएनजी में लिखना होता है। हाँ भाई देख लो, अगर आप इतने सारे लोग लाइव हो, अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास है काम की, आपके हेल्पफुल है, हम नॉर्थ ईस्ट पीएससी की मेहनत आपके मतलब कि काम की है, लग रहा है, तो प्लीज लाइक तो बनता है। बिना कहे अगर ये कर दे तो ज्यादा ही अच्छा रहे, क्योंकि क्लासेस के लिए आप कहते नहीं हो, हम आ जाते हैं ना। देखो, द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट मंडे। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट मंडे। क्या लगता है टिल नेक्स्ट मंडे सही है या नहीं? अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर नहीं सही है तो कौन इसको करेक्ट करेगा? बोलो कौन इसको करेक्ट करेगा? मैराथन स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया गया था ना, रिचार्ज विचार्ज सब बढ़िया से करवा लेना। ये ना कहना कि डाटा खत्म हो गया, ये ना कहना कि बैटरी मर गई, कुछ नहीं सुनना है ना। बोलो क्या होगा यहां पर? बोलो जरा बोलो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए सी फॉर नेक्स्ट मंडे। शाबाश शाबाश मेरे ढक्कनों। इधर सुनो, द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन टिल नेक्स्ट मंडे। करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी ना। इधर सुनो, क्यों क्यों? देखो टिल नेक्स्ट मंथ,
मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है नेक्स्ट मंथ तक के लिए, मतलब नेक्स्ट मंथ तक मीटिंग पोस्टपोन रहेगी। तो भाई टिल अपनी जगह बिल्कुल सही है, अनलेस आ नहीं सकता, फॉर नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर हम लगाते हैं टाइम कंटिन्यूटी बताने के लिए कि कोई एक्शन हमने पास्ट में शुरू किया और अभी तक कंटिन्यू है, ये बताने के लिए हम करते हैं। और ऑन यहां पर लगाना नहीं है, पास्ट टाइम में आता है, तो इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। टाटा बाय बाय ना, चलो। द टीचर आस्क्ड हिम वाई वॉज ही लेट, बताओ। द टीचर आस्क्ड हिम वाई वॉज ही लेट, क्या होगा करेक्ट आंसर बाबू, बताइएगा। धोखा दिया, कहां धोखा दिया? फॉर नेक्स्ट मंडे नहीं होगा, क्योंकि फॉर अप का जो टाइम आता है वो पास्ट से प्रेजेंट की कंटिन्यूटी को बताता है, ठीक है ना। इंग्लिश चैन से जीने देगी ना हम चैन से जीने देंगे, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, क्या होगा? डी बी सी, क्या बात है। द टीचर आस्क्ड हिम वाई वॉज ही लेट। इधर सुनो, जब आपको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर होना चाहिए। द टीचर आस्क्ड हिम, कंजक्शन वाई है, सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर होना चाहिए। और अगर नहीं भी पढ़े हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो बाबू इधर देखो, यहां पर फुल स्टॉप लगा है, तो सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर होना चाहिए। असर्टिव पैटर्न कहता है पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो होना चाहिए वाई ही वॉज लेट। तो वाई ही वॉज लेट आपका डी है, बोले तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सी कैसे हो जाएगा? वाई वॉज ही बीइंग लेट, ये क्या होता है? हां, ये क्या है? सी कैसे कह सकते हो भाई? डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझे क्यों डी होगा? सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में रहना चाहिए, और वो है भी पहले से। बस हमें क्या करना था? ही को यहां करना था, वाज को इधर करना था, क्योंकि असर्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है। ये इंग्लिश बड़ी गजब की चीज है ना। He avoided to answer the question। चलो बताओ इस पार्ट को, क्या यह सही है? He avoided to answer the question, क्या होगा? बढ़ाया हूं मैं, जब कभी भी मैं वर्ब पढ़ाता हूं तो वर्ब पढ़ाते समय मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाता हूं, और जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाता हूं तो वहां पर जीरंड पढ़ाता हूं, और जब जीरंड पढ़ाता हूं तो यह रूल पढ़ाता हूं। बताओ, अब बताओ। अच्छा, तुक्का मार रहे हो? बोलो, फटाफट आंसर करो, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, डी ए। मैक्सिमम आंसर ए आ रहा है, तो एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा। अरे वाह, थैंक यू, वेरी गुड। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इससे मेरा पढ़ाने पर मुझे लगता है कि बढ़िया है, मतलब पढ़ाया और आपको पता है, बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूं कि अवॉइड के बाद, एंजॉय के बाद, प्रिवेंट के बाद, मिस के बाद, डिनाई के बाद, अब्सेंट के, इन सब के बाद वर्ब जीरंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब जीरंड होनी चाहिए। और वही वजह है कि टू आंसर नहीं, यहां पर आंसरिंग होना चाहिए। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। टू इंटर द लेबोरेटरी, क्या यह सही है? अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो बताओ। द सुपरवाइजर प्रिवेंटेड द वर्कर्स, जो सुपरवाइजर है उसने वर्कर्स को क्या किया है? प्रिवेंट किया है। टू इंटर द लेबोरेटरी, बताओ। सुपरवाइजर ने वर्कर्स को प्रिवेंट किया है। अरे वाह, थैंक यू। ये जो फीडबैक आप कमेंट में देते हैं, काश ये फीडबैक आप दिए गए लिंक पर भी दें तो बेहतर होगा। जो आपको एक लिंक दिख रही होगी, क्लास के बाद जरूर अपना फीडबैक वहां शेयर कर दिया करें, तो बेहतर होगा हम सब के लिए ना। बताओ यहां पर क्या होगा? बोलो जल्दी से। ए ए ए ए ए। अरे वाह, सब बस। क्या होगा? मैं भी तो ऑप्शन देख लूं। सच्ची सच्ची बताऊं, किसी को बताना मत, मैं भी
क्वेश्चन अभी ही देख रहा हूं, इसके पहले मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है पीपीटी में, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। द सुपरवाइजर प्रिवेंटेड द वर्कर्स टू इंटर द लेबोरेटरी। अच्छा, प्रिवेंट आया है बाबू भैया, और प्रिवेंट के बाद हम पढ़ाते हैं, जब जीरंड पढ़ाते हैं उसी समय पढ़ाते हैं वही रूल जो अभी अभी मैंने बताया। प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आता है और फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसलिए हमेशा जीरंड आएगा। तो टू इंटर नहीं होना चाहिए, फ्रॉम इंटरिंग द लेबोरेटरी होना चाहिए था ना, फ्रॉम इंटरिंग द लेबोरेटरी होना चाहिए था। अच्छा, मैं कोई गेम नहीं खेलता यार, क्या बताएं। चलो, ही इज कैपेबल टू सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्या ये टू सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम सही है? अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर नहीं सही है तो बताओ इसको कौन सही कर सकता है। ही इज कैपेबल टू सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बोलो। क्या होगा? बी या सी? सी सी सी। चलो, मेजॉरिटी सी है तो हमें भी देखना तो पड़ेगा। अच्छा, कैपेबल है। इधर सुनो, याद रख लेना, कैपेबल के साथ में, फॉन्ड के साथ में, अफ्रेड के साथ में, प्राउड के साथ में, और क्या बोलते हैं उसको, टायर्ड के साथ में, फियर के साथ में, इन सब के साथ में किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। फिक्स है, तो जब प्रीपोजिशन ऑफ लगाओगे तो यहां पर कैपेबल टू नहीं होना चाहिए था, कैपेबल ऑफ होना चाहिए था। और याद रखना, अगर प्रीपोजिशन लिख रहे हो और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो वो हमेशा जीरंड होनी चाहिए, बोले तो वर्ब आईएनजी होनी चाहिए। तो होना चाहिए था ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका क्वेश्चन करो, बोलो 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 बोलो। टायर नहीं, टायर्ड, ठीक है। नहीं, स्लो नहीं हो, बढ़िया है, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सब बढ़िया हो। नहीं, हमारा लगता है हो गया है। हाँ, यू नीड नॉट टू गो देयर पर्सनली, बताओ। यू नीड नॉट गो देयर पर्सनली। अभी तो मैं 57 का हूं ही, इतनी जल्दी? चलो बताओ, यू नीड नॉट टू गो देयर पर्सनली क्या होगा? वाह 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 वाह, नीड नॉट आया है, इसका आंसर कौन करेगा? सी होगा, पक्का देख लो। बी या सी? बी या सी? बी या सी? बी या सी? अच्छा, सी। बोले तो यू नीड नॉट गो देयर। अरे वाह, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं भी जाऊंगा सी के साथ में। क्यों सी के साथ में जाऊंगा? इधर सुनो, जिसको नहीं पता, जब कभी भी नीड या फिर डेयर, नीड या फिर डेयर एज अ सेमी मॉडल वर्ब यूज हो। अब कहोगे ये सेमी मॉडल वर्ब क्या आ गई? कुछ कुछ बच्चों को पता होगा, हमने अपनी क्लास में पढ़ाया है ना, कुछ कुछ को पढ़ाया है। सेमी मॉडल वर्ब जो होती है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। जैसे कि नीड यहां पर मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी है। तो इन जब ये सेमी मॉडल वर्ब का काम करेगी तो इसके बाद वर्ब सीधा फर्स्ट फॉर्म में लिख दो, टू लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर पर्सनली होगा। क्या होगा? यू नीड नॉट गो देयर पर्सनली हो जाएगा, समझे ना? समझे? यू नीड नॉट गो देयर पर्सनली। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लेना, कहीं पर कोई भी डाउट हो। थैंक यू, फीडबैक डन। सारे लोग ऐसे कर दिया करिए ना, सारे लोग कर देना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो, अच्छा 15 में 10 सही है, बहुत बढ़िया, लेकिन मेहनत करो इस हफ्ते, लगातार इतनी मेहनत करनी है ना कि भाई ये 15 में 10 जो है ये कम से कम 13 to 14 रहना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ज्वाइन करना, मजा आएगा आपको। इधर सुनो, अगर जिसको जहां पर नहीं समझ में आएगा कमेंट में आप 2 टाइप कर देना, ठीक है? चलो आओ इधर समझते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ही इज ब्लैंक ऑल द अदर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस। ही इज मोर सीनियर
देन ऑल द अदर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस, सीनियर देन, सीनियर फ्रॉम, सीनियर टू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बी नहीं होगा यार, बी क्यों कर रहे हो है? इधर सुनो, इधर सुनो, आप कह रहे हो सीनियर देन, मैंने आपको पढ़ाता हूं, जब मैं डिग्री पढ़ाता हूं, इधर देखो, जब मैं डिग्री पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा एक रूल पढ़ाता हूं। क्या रूल पढ़ाता हूं? कि अगर कोई एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर आएगा, या फिर आपका एडजेक्टिव प्रिफर होगा, या फिर आपका एडजेक्टिव प्रिफरेबल होगा, तो इनके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। किसका? टू का। सीनियर के साथ टू लगेगा, जूनियर के साथ टू लगेगा, इंफीरियर के साथ टू लगेगा, पीरियर के साथ टू लगेगा, पीरियर के साथ टू लगेगा। ठीक है, ये बताओ पहले से जानते हो? कहा हमें जो 3 साल से आपको पता है। हाँ, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, पहले से कैसे जानते हो आप? तो यहां पर क्या होगा? सीनियर देन नहीं होगा, सॉरी, करेक्ट आंसर हमें बताना है ना, तो सीनियर टू, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। चलो, had he worked hard he would have passed the examination. If he would work hard he would have passed the examination. If he has worked hard he would have passed the examination unless he had not. बताओ यार करेक्ट आंसर क्या होगा? जुबान लड़खड़ा रही है, आप बता दो। पर्दा उठ गया है, किस चीज का पर्दा उठा रहे हो? हाँ बोलो, चलो जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए सी सी ए सी ए। चलो इधर सुनो, मैं बताता हूं अब ना। कुछ लोग कह रहे हो ए, कुछ लोग कह रहे हो सी। कंडीशनल सेंटेंस मैं पढ़ाया हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा ना, समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ लो। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को हमारे नहीं पता है, तो उनको पढ़ाना है हमें। कंडीशनल सेंटेंस जब मैं पढ़ाता हूं तो 3 टाइप से पढ़ाता हूं ना, 3 टाइप से पढ़ाता हूं। एक टाइप आपका क्या होता है? टाइप फर्स्ट, जिसमें मैं कहता हूं कि अगर इफ के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट दिखेगा, क्या दिखेगा? सिंपल प्रेजेंट, तो यहां पर आपको विल वर्ब फर्स्ट रखना है। और फिर आपको मैं टाइप 2 बताता हूं, और मैं कहता हूं कि अगर इफ के बाद आपको सिंपल पास्ट दिखेगा, सिंपल पास्ट दिखेगा, तो यहां पर आप वुड वर्ब फर्स्ट रखना। और मैं टाइप 3 जब आपको बताता हूं तो मैं कहता हूं कि अगर इफ के बाद आपको पास्ट परफेक्ट दिखेगा, क्या दिखेगा? पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर आप वुड हैव वर्ब थर्ड रखोगे। अब देखो यहां पर वुड हैव वर्ब थर्ड है ना क्वेश्चन में, यहां पर वुड हैव वर्ब थर्ड है क्वेश्चन में, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये कह रहा है, समझो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है वुड हैव वर्ब थर्ड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट रखो। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड वर्ब थर्ड होना चाहिए। अब यहां पर देखा जाए तो इसमें हैड वर्ब थर्ड नहीं, इसमें हैड वर्ब थर्ड नहीं, इसमें हैड वर्ब थर्ड है। लेकिन फिर यहीं पर मैं कहता हूं कि अगर अनलेस आ जाएगा तो इसका मतलब इफ नॉट होता है, इसका मतलब अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर अनलेस आया है, नॉट का यूज करके गलती कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके लिए याद रखना, क्या याद रखोगे वो समझो एक बार ना, क्या याद रखोगे वो समझो। याद ये रखना कि कंडीशनल सेंटेंस, ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, अगर आप इफ नहीं लगाओगे तो आपको इन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? इन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इफ नहीं लगाओगे तो इन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा। इन्वर्जन कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो फिर सब्जेक्ट लिखो। यहां पर देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा फिर सब्जेक्ट लिखा, ये इन्वर्जन है। तो चाहे हम इसी को कह दें इफ ही हैड वर्कड हार्ड, चाहे हम इसी को कह दें हैड ही वर्कड हार्ड, दोनों अपनी जगह पर सही है, दोनों अपनी जगह पर सही है। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ये ले लो,
ये ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से लो। अगर इफ नहीं रहेगा तो इन्वर्जन आना चाहिए। देखो कुछ लोग कहते हो नेक्स्ट बढ़ो, कुछ लोग कहते हो नहीं, तो हमें सबको साथ में लेके चलना है ना, और सबको साथ में लेके चलना है क्योंकि हमारे पीएम जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए हम सबका सुनेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो हो गया ना, चलो आगे बढ़ेंगे। द नेम ऑफ द कैंडिडेट वॉज ब्लैंक फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। द नेम ऑफ द कैंडिडेट वॉज ब्लैंक फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। बोलो जल्दी से। देखो जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको तो हर कोई पढ़ा लेता है और उनको हर कोई पढ़ाता भी है, लेकिन मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं जो कमजोर भी हो और पढ़ना भी चाहता हो। तो अगर ऐसा कोई है हमारा स्टूडेंट तो हम उसको पीछे छोड़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते बिना उसके, ठीक है ना। चलो आओ। ये हमारे इंग्लिश में एक कोई कॉमेडी भी है ना, ऐसा एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो भी कहता है यार मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, आई डांस, वी डांस, यू डांस, बट ही डांसेस। मतलब 4050 स्टूडेंट्स, 50 पीपल डांस बट ही डांसेस, मतलब क्या वो हमसे ज्यादा डांस कर ले रहा है? 4050 लोगों से ज्यादा डांस कर ले रहा है। लेकिन क्या करोगे, हमारे इंग्लिश में यही तो गजब की बात है कि नाउन में जब यस या ईएस लगा देते हो तो वो प्लूरल बन जाती है, और जब वर्ब में यस या ईएस लगा देते हो तो वो क्या बन जाती है? वो क्या बन जाती है? वो सिंगुलर बन जाती है ना। वजह ये है, तो वाई ही डांसेस, बिकॉज डांसेज इज सिंगुलर। चलो आओ इधर सुनो, इधर सुनो। द नेम ऑफ द कैंडिडेट वॉज ब्लैंक फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। बताओ, द नेम ऑफ द कैंडिडेट वॉज omitted from the merit list, added from the merit list, included from the merit list। देखो देखो इधर सुनो, यहां पर from आया है तो एडेड फ्रॉम नहीं होता, इंक्लूडेड फ्रॉम नहीं होता। बी और सी तो कहना भी मत। ऑनेस्ट वॉवेल में आता है क्या? जी हां। एच के बाद अगर ओ आता है तो अक्सर अक्सर एच साइलेंट हो जाता है, तो ओ को प्रोनाउंस करते हैं, इस वजह से ऑनेस्ट वॉवेल साउंड माना जाता है ना। ऐसे ही आवर आपका है ना, आवर है आपका, तो एच के बाद ओ आता है तो एच अक्सर एच साइलेंट हो जाता है, लेकिन हर जगह नहीं। जैसे हॉर्स नहीं साइलेंट होता है, क्या करोगे? हाँ, ओमिटेड का मतलब है गायब कर देना। ओमिटेड मतलब है गायब कर देना, समझे ना, समझे ना। रिमूव्ड होता तो डी सही होता। अरे वाह, वेरी गुड। अगर यहां पर रिमूव्ड होता तो डी सही होता, लेकिन रिमूव्ड नहीं है तो डी सही नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही तो है ना, थोड़ा थोड़ा एक ही है, थोड़ा थोड़ा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ द कैंडिडेट वाज ओमिटेड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट से कैंडिडेट का नाम ओमिट कर दिया गया था, गायब कर दिया गया था, हटा दिया गया था, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे मोर एक्यूरेट तो रिमूव्ड होता, लेकिन रिमूव्ड है नहीं, रिमूव है, और वाज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड आती है पैसिव वॉइस में, इसलिए रिमूव हो नहीं सकता। समझे? क्लियर हो तो कमेंट में 1 टाइप करो ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, बोलो 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 बोलो। नेपोटिज्म नहीं हो रहा यहां पे ना। चलो, एवरीबडी अटेंड द मीटिंग, एवरीबडी अटेंड द मीटिंग। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट क्वेश्चन टैग बताना है यार, बोलो। हाँ, जो डर गया वो हार गया, और यह डरने वालों के लिए नहीं होता है। युद्ध या फिर जीत डरने वालों के लिए नहीं होती है। चलो फिर इसका आंसर करो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? एवरीबडी अटेंडेड द मीटिंग, डिडेंट दे, डिडेंट ही, वॉजेंट इट, या डोंट दे। चलो जल्दी से आंसर करना है। ए होगा, सारे लोग ए कह रहे हो, कुछ लोग सी भी कह रहे हो। ऐसे ना करो जी, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर ना। क्यों ए होगा करेक्ट आंसर? इधर सुनो, अटेंडेड वर्ब सेकंड है, वर्ब सेकंड का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, डिडेंट होगा। अब या तो डिडेंट दे या तो डिडेंट ही, वाजंट और डोंट नहीं हो सकता। एवरीबडी या कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आता है, याद रखना, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आता है तो क्वेश्चन टैग में उसके लिए दे का यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग में उसके लिए किसका यूज किया जाता है? दे का यूज किया जाता है। तो डिडेंट दे विल बी द करेक्ट आंसर। डिडेंट दे विल बी द करेक्ट आंसर। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ब्लैंक क्लियरली मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। द criteria for selection is clearly mentioned in the notification, was clearly mentioned, are clearly mentioned या फिर have clearly mentioned। क्या होगा? सॉरी, has clearly mentioned क्या होगा? बोलो, जल्दी से बताओ क्या होगा? बोलो 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 बोलो। चलो, ए होगा, बी होगा। इधर सुनो, इधर सुनो। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इज कह रहे हो, इज कह रहे हो। इधर सुनो, इधर सुनो। आपको मैं जब नाउन नंबर पढ़ाता हूं तो मैं क्या सिखाता हूं आपको कि भैया बहुत सारी ऐसी नाउन होती हैं जो ग्रीक और लैटिन वर्ड से ली गई हैं और इनका जो सिंगुलर और प्लूरल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे डेटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। बैक्टीरिया प्लूरल होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। सिलेबस आपका स्लेबी होता है। रेडियस रेडी होता है। फेनोमेना फेनोमेनन होता है। वैसे ही क्रिटेरिया का क्रिटेरियन होता है, क्रिटेरियन सिंगुलर होता है, क्रिटेरिया प्लूरल होता है। तो जब कभी भी क्रिटेरिया आएगा तो वो प्लूरल होगा और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब यहां पर आर होगा। किसी ने सी नहीं बोला था, भूल गया साहब? क्यों भूल गए? हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सबके गलत आंसर आए हैं, सबके सबके। हो शर्म करो, शर्म। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर क्लियरली मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। कनो, चलो एक तो आउट हुआ ना, चलो कोई ना, इतना चलता है, इतना चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ही नीड्स आर प्रॉपर गाइडेंस एंड रेगुलर प्रैक्टिस। have proper guidance and regular practice, were proper guidance and regular practice, is proper guidance and regular practice। क्या होगा? बोलो जल्दी से, क्या होगा? बोलो 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 बोलो। गलत हो गया, कोई नहीं, इतना चलता है ना, एक गलत कर सकते हो आप ना। फर्स्ट टाइम सुने हो मतलब क्लास नहीं किए हो ना। हाँ, आर में इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है ना जब पैसिव वॉइस होता है तब, इसलिए। ठीक है, बिल्कुल। इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड प्ले। व्हाट ही नीड्स क्या होगा? इज वेरी गुड, सही जवाब है। देखो, व्हाट ही नीड्स, उसे क्या किस चीज की जरूरत है, तो यहां पर ही के लिए तो नीड्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो व्हाट है और व्हाट यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसलिए हम इसको सिंगुलर मानेंगे और इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो बोलेंगे व्हाट ही नीड्स इज प्रॉपर गाइडेंस एंड रेगुलर प्रैक्टिसेस। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द वॉइस। वॉइस है यार, ये तो फटाफट हम लोग उड़ा सकते हैं, इसको तो हम उड़ाएंगे ना ना। जुम्मी जी, हाँ ज्यादा हो गया है का जो बांटे जा रहे हो उसे। चलो बताओ जल्दी से यहां पर बोलो। पीपल बिलीव दैट द ऑफिसर इज ऑनेस्ट। देखो, पीपल बिलीव करते हैं कि ऑफिसर जो है वो ऑनेस्ट है, तो द ऑफिसर वॉज बिलीव्ड ऑनेस्ट ना जी ना। पीपल बिलीव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए?
इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड होना चाहिए। देखो यहां पर इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड नहीं है, यहां पर इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड नहीं है। द ऑफिसर इज बिलीव्ड, यहां पर इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड है, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, कूटे जाओगे। ए विल बी द करेक्ट आंसर ना, क्या होगा? ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दे हैव टू फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। बताओ इसका पैसिव, फटाफट बताओ। यहां पर मुझे टाइम नहीं देना है क्योंकि मैं ऑलरेडी लगातार 1 वीक से समझाते आ रहा हूं इस चीज को, तो अब तो समझाऊंगा नहीं, मैं सीधा सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। देखो यहां पर हैज हैव है, ठीक है, तो हमारे भी एक सेंटेंस में हैज हैव होना चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। यहां पर टू है तो हमें भी टू चाहिए, लेकिन वर्ब लिखने से पहले बी लगाएंगे। बी को उस फॉर्म में रखेंगे जिस फॉर्म में मेन वर्ब है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो बी को फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, बी वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी होगा, डी। और जितने लोग बी कह रहे हो, हैड कहां से हो सकता है? हैज हैव का वाइस तो हैज हैव ही होगा ना। टेंस चेंजिंग थोड़ी ना करते हैं, नरेशन थोड़ी ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है ये कि हैज हैव को हैड कर दोगे। हां, डी होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड नेक्स्ट वीक। क्या होगा? द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड नेक्स्ट वीक। देखो इसका एक्टिव बताना है आपको। यहां पर विल बी वर्ब थर्ड फॉर्म आया है तो एक्टिव में भी शैल विल होगा, और बी वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव में है तो एक्टिव में वर्ब फर्स्ट होगा। विल डिक्लेयर किसमें है? देखो इसमें विल डिक्लेयर नहीं है, इसमें विल डिक्लेयर नहीं है, इसमें विल डिक्लेयर नहीं है, इसमें विल डिक्लेयर है, मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कि डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। ये होता है, ये होता है जलवा ना। सच में मजा आ गया है, मजा आ गया है। आपके आंसर्स इतने करेक्ट हैं, सिर्फ कुछ लोगों के इनकरेक्ट हैं। मे भी या तो फिर उन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया होगा ना, अगर अटेंड किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन तो बच्चा है फिर। फार्मूला में नहीं है ये सब। फार्मूले की जरूरत क्या है आपको, बताओ मुझे। फार्मूला मैं कहां याद कराना चाहता हूं? मैं चाहता ही नहीं कि आपको फार्मूला याद करना पड़े, समझो चीजों को। चलो चेंज, स्पीच चेंज करना है आपको ना, स्पीच चेंज करना है। क्या होगा बोलो? She said what a pity you missed the train। ओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अगर उसने ट्रेन को मिस कर दिया तो पक्का दुख की बात होगी, और अगर दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो होना चाहिए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय नहीं होना चाहिए बाबू भैया, एक्सक्लेम्ड विद सारो होना चाहिए। डी विल बी द करेक्ट आंसर ना। हाँ, सभी के आंसर सही हैं। वाह गजब यार, मजा ही आ गया, समझ लो। चलो, ही सेड टू मी आई हैव नेवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। He said to me, I have never visited this place before। देखो असर्टिव सेंटेंस है, said to को told में बदलेंगे, told में बदलेंगे, ठीक है। me लिखेंगे, लिखेंगे, इसने नहीं लिखा, ठीक है। कंजक्शन that लगाएंगे, I को he से बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस चेंजिंग करोगे, हैज हैव का हैड हो जाएगा। इसने नहीं किया, इसने किया। क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? डी होगा। हाँ हैं? बोलो डी, बी होगा। हैं? हाँ बी होगा। ए कहां से होगा? ही टोल्ड मी दैट ही नेवर विजिटेड। हैज हैव का टेंस चेंजिंग करोगे तो हैड ना होगा, हैड ना होगा तो हैड होगा, तो फिर ही हैड नेवर विजिटेड द प्लेस बिफोर हो जाएगा। समझे? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, अदरवाइज जानते ही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The boy said that he had lost his wallet। The boy said that he had lost his wallet। बोलो, the boy said that को हटाओ, कामा इन्वर्टेड कामा लगाओ, ठीक है, सबने लगाया है, इतना तो सबका सही है। देखो उसके बाद अगर ही है,
ही है थर्ड पर्सन, तो ये बॉय से ही हुआ होगा, तो इसका मतलब यहां पर आई होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर हैड है, रिपोर्टिंग और पास्ट में है, तो हैड का हैज या हैव होना चाहिए। देख लो हैज है किसमें है, आई हैव लॉस्ट माई वैलेट, सही है, आई लॉस्ट नहीं होगा, हैड को हैड नहीं रखेगा, विल को ए विल बी द करेक्ट आंसर ना, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, मुझे सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर देख के मुझे कर देना चाहिए। अब तो मुझे आप पे इतना भरोसा है, अब तो मुझे आप पे इतना भरोसा है, जो आप कह दोगे वही मैं भी सही कर दूंगा। चलो आ जाओ, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब आप अपना देख लेना, सही आंसर ही करना। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है ना, करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर जो भी सेंटेंस है। ओइंग टू हैवी रेन द मैच वॉज कैंसल्ड, क्या होगा, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, हैवी रेन कैंसल द मैच, एज इट रेन्ड हैवीली द मैच वॉज कैंसल्ड, द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी रेन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए, कम से कम 2 क्लॉज होना चाहिए, यानी कि 2 वर्ब होनी चाहिए। जल्दी से बताना जी क्या होगा करेक्ट आंसर, बोलो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सी या डी। देखो देखो देखो, अगर आप डी कह रहे हो तो इसमें सिर्फ एक मेन वर्ब है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। अगर आप ए कह रहे हो तो इसमें भी सिर्फ एक मेन वर्ब है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। हैवी रेन, इसमें भी सिर्फ एक मेन वर्ब है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। यहां पर देखो एक वर्ब यहां है और एक वर्ब यहां है, एटलीस्ट 2 क्लॉज होने चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। कंजक्शन आपका एज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए सी करेक्ट आंसर होगा। मैंने कल की क्लास में बहुत समझाया था, आज नहीं समझाऊंगा मैं, सॉरी। चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस, चलो करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस बताओ, बताओ चलो कंपाउंड सेंटेंस करेक्टली क्या होगा यहां पर। दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, क्या होगा, देखो जो देखो देखो इसका कंपाउंड, कंपाउंड बताना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां तो दिख रहा है यार, यहां नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा ना, पक्का पक्का, वेरी गुड, सब बस लगे रहो बाबू भैया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर ही वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। सिंपल सेंटेंस मतलब एक मेन वर्ब, क्या, एक मेन वर्ब होनी चाहिए। तो ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड कुड नॉट स्टैंड, भाई यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहा है, 2 वर्ब दिख रही हैं। बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड ही कुड नॉट स्टैंड, भाई यहां पर भी 2 वर्ब दिख रही है। ही वॉज टू एग्जॉस्टेड टू स्टैंड, यहां पर तो अपना दिख रहा है, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, बोलो क्या है, सी है ना, सी है ना, हाँ 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 हाँ, ये हुई ना बात। ही वॉज टू एग्जॉस्टेड टू स्टैंड, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब दिख रही है, ये इन्फिनिटिव हो गया तो नॉन फाइनाइट हो गया, तो एक मेन वर्ब है, इसलिए सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ऑब्ड्यूरेट, चलो ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम बताओ, ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बताना है सर, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट, बोलो 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 बोलो, ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्टबर्न होता है, जनरस होता है या सबमिसिव होता है। देखो अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि भैया कोई चीज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इधर से उधर है, लचकदार, कमर जैसे ना, जैसे कमर, तो ये आपका ऑब्ड्यूरेट का एंटोनिम है, ठीक है। स्टबर्न, अच्छा और अगर एंटोनिम की बात कर लो तो आप यहां पर, और अगर एंटोनिम की बात कर लोगे तो डोसाइल को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, डोसाइल को भी ऐड कर सकते हो, अनयील्डिंग को भी ऐड कर सकते हो। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है और ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होता है, ठीक है। स्टबर्न मतलब भी जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट मतलब भी जिद्दी, तो करेक्ट सिनोनिम स्टबर्न हो जाएगा। जनरस तो आपको पता ही होगा, जनरस का मतलब होता है क्या, जो गिविंग नेचर का हो उसे हम लोग जनरस कह देते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। और सबमिसिव का मतलब क्या होता है, सबमिसिव का मतलब होता है कि वो इंसान क्या है, कह सकते हो कि हाँ
किसी के अधीन रहता है, दबा हुआ रहता है हमेशा, उसी को कहते हैं सबमिसिव। चलो एंटोनिम आप किंडल का बताओ। किंडल का क्या होगा? इग्नाइट होगा, स्टिंगाइज होगा, लाइट होगा या स्पार्क होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अगर आपको अपड्यू रेट नहीं याद रह सके तो देखो, अब क्या है, कोई चीज ड्यूरेबल हो गई है। अब अगर कोई चीज ड्यूरेबल, ड्यूरेट को याद रख लो ड्यूरेबल से। अब अगर कोई चीज ड्यूरेबल है तो वो लंबे समय तक टिकेगी। लंबे समय तक टिकेगी इसका मतलब है कि उसको हमें बदलना नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगी। चेंज कौन नहीं होता है? जो जिद्दी होता है। और मुझे तो लगता है, वैसे तो हम लोगों के यहां क्या कहा जाता है फैमिली में, कि बच्चा को जिद्दी नहीं होना चाहिए, जिद्दी होना एक निगेटिव क्वालिटी है। बट मुझे लगता है कि यार हम सबको जिद्दी जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक जिद ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए जिद्दी जरूर बनो ना, जिद्दी जरूर बनो, और जो नहीं हो बन जाओ जिद्दी। जिस दिन जिद हो गई कुछ कर गुजरने की, समझ लो उस दिन आप सफलता के बहुत नजदीक होंगे। अब देखो, किंडल का मतलब होता है कोई चीज को इग्नाइट करना, ये उसका क्या बनेगा? सिनोनिम बनेगा। लाइट भी उसका क्या है? सिनोनिम है। स्पार्क भी उसका क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? स्टिंगाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर बोलता है उसे क्या कहते हो? स्पेक्टेटर कहते हो, आर्बिट्रेटर कहते हो, रिप्रेजेंटेटिव कहते हो या कंपटीटर कहते हो? उस व्यक्ति को क्या कहते हो भाई, जो किसी दूसरे के बिहाफ पर बोलता है? स्पेक्टेटर का मतलब जो सुनता है उसे हम लोग कहते हैं। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे कि आर्बिट्रेटर का मतलब होता है भैया जो क्या करे। आर्बिट्रेटर क्या कह सकते हो? क्या कह, जो डिस्प्यूट को सेटल करे, जो डिस्प्यूट को सेटल करे, विवादों को सेटल करे, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर बोलता है तो उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव कहा करते हैं ना। कंपटीटर तो आप एक दूसरे के हो ही। चलो, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस बट इज नॉट, वो व्यक्ति जो बहाना करता है रिलीजियस होने का लेकिन है नहीं, उसे क्या कहते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, सच में बताना, बहाना बहुत करते हैं कि हम वो रिलीजियस हैं, लेकिन वो रिलीजन के नाम पर न जाने क्या क्या कांड कर रहे होते हैं ना। ऐसे किसी का नाम बता सकते हो? बोलो 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 बोलो, क्या होगा यहां पर? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस बट इज नॉट, साइनिक, हाइपोक्राइट या फिर स्टोइक या फिर इगोइस्ट। अब इगोइस्ट तो हर किसी को पता होगा। इगोइस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड हो। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है। स्टोइक का मतलब बोलो जल्दी से। अच्छा, बी। अरे ना ना ना, उनको ही क्यों टारगेट पे रखते हो यार आप लोग हैं? ऐसे ना करा करो, ऐसे ना करा करो। बोलो बोलो, स्टोइक किसे कहते हैं? स्टोइक किसे कहते हैं? स्टोइक उसे कहते हैं जो अपने दर्द को नहीं दिखाता। ठीक है, जो अपने दर्द को नहीं दिखाता उसे स्टोइक कहते हैं। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपोक्राइट होगा। करेक्ट आंसर हाइपोक्राइट होगा। और साइनिक का मतलब होता है जो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता है। जो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता है उसे साइनिक कहते हैं। मैंने एक नोवेल पढ़ी थी, यू कैन विन, उसमें एक बड़ी गजब की बात लिखी थी कि जब इंसान दूसरों में जो इंसान दूसरों में कमियां ढूंढते हैं ना, उनका जीवन हमेशा कंप्लेन काउंटर पर ही गुजरता है। और अगर आपको कुछ कर गुजरना है तो आपको कमियां नहीं, लोगों में अच्छाइयां ढूंढनी चाहिए और उनकी अच्छाइयों को फॉलो करके, अप्लाई करके अपनी लाइफ में उनसे आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कमियां ढूंढ करके हमारा कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर लोगों की अच्छाइयां ढूंढेंगे तो हमारे फायदे हैं, हमारे काम का होगा। इसलिए अगर आप में ऐसी कोई क्वालिटी है तो प्लीज बदल दो उस क्वालिटी को ना। लोगों में अच्छाइयां ढूंढो, कमियां नहीं, क्योंकि अच्छाइयों से हमारा फायदा होगा, उनके कमियों से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे सर ने मुझे एक बात सिखाई है कि हमेशा अपने फायदे का जरूर सोचो। इसलिए मैं एक कदम उठाऊंगा तो फायदे के लिए ही उठाऊंगा।
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, वो स्पेल्ट वर्ड बताओ जो करेक्टली लिखा गया हो, मतलब वो वर्ड बताओ जो करेक्टली लिखा गया है। क्या होगा? एम्बैरेसमेंट, 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 इसमें से सही आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, सही क्या होगा? सही क्या होगा? एम्बैरेसमेंट में ध्यान रखना डबल आर और डबल एस होना चाहिए। एम्बैरेसमेंट में डबल आर और डबल एस होना चाहिए, ठीक है। डबल आर डबल एस इसमें नहीं है, डबल आर सिंगल एस गलत है, डबल आर सिंगल एस गलत है, डबल आर डबल एस है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ना, डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार आपका भी देख ले भाई, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाओ बाबू भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड, वो व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसे आप क्या कहोगे? बोलो 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 बोलो। वो व्यक्ति पहले मुझे यह बताना, ये हमारे बुतुंग जी के नाम से कौन चला रहे हो आईडी? हाँ हाँ बताओ, हमारे बुतुंग जी कह रहे हैं ये कौन है जो जो हमारा नाम यूज करके ये कर रहे हैं? हाँ ये गलत बात है ना, अपना नाम यूज करो यार। चलो 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 चलो, क्या होगा? बी होगा पक्का। अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड। अच्छा ये बताओ, क्रेडुलस किसे कहते हो? चलो क्रेडुलस किसे कहते हो? बोलो, क्रेडुलस कौन होता है? क्रेडुलस का मतलब होता है भैया जिसे आसानी से, क्या कह सकते हो? क्रेडुलस जो आसानी से किसी चीज पर बिलीव कर ले, जो आसानी से किसी भी चीज पर बिलीव कर ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडुलस कहते हैं। और वो व्यक्ति जिसको आसानी से डिसीव किया जा सके, धोखा दिया जा सके, उसे गलीबल कहते हैं। क्या कहते हैं? गलीबल कहते हैं ना, गलीबल कहते हैं। चलो अब इधर सुनो, बहुत मारेंगे, ठीक है। और ये बताओ, इंजेनस किसे कहेंगे और सस्पेक्ट क्या बोलते हैं? ससेप्टिबल किसे कहेंगे? चलो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बोलो। इनोसेंट पर्सन को हम लोग कहते हैं क्या? इंजेनस कहते हैं। और इसको आप देख लेना, मुझे नहीं याद आ रहा है। चलो आप बताओ, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का सिनोनिम बताना है बाबू भैया, ल्यूमिनस का सिनोनिम, ल्यूमिनस। अच्छा, इसको याद करने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि ल्यूमिनस का क्या आता है? बैटरी आती है ना, तो ल्यूमिनस की बैटरी जब घर में लाते हो तो हर तरफ उजाला उजाला हो जाता है ना। ल्यूमिनस की बैटरी देख लो, मैं ल्यूमिनस वालों का प्यार एडवर्टाइजिंग कर दिया, ऐसे तो फिर मुझे कुछ मिलना चाहिए था ना, बात करना पड़ेगा। तो ल्यूमिनस क्या करता है? प्रकाश कर देता है। ल्यूमिनस का मतलब होता है क्या 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 होगा? डिम होगा, ग्लूमी होगा, ऑब्स्क्योर होगा, या रेडिएंट होगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, रेडिएंट होगा। रेडिएंट का मतलब क्या होता है? कि वो प्रकाश करना। रेडिएंट मतलब स्पार्क, लाइट करना। तो रेडिएंट विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लूमी अंधेरा होता है, डिम भी आपका अंधेरे के लिए ही हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? रेडिएंट। और ये बताओ, ग्लूमी का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब सैड होता है ना, ग्लूमी का मतलब सैड होता है ना। तो ये जो ग्लूमी होगा, सॉरी, हाँ ग्लूमी। ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है? बोलो, ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होगा? ऑब्स्क्योर का मतलब भी क्या होता है? डिम होता है। इसका एंटोनिम बनेगा। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। क्या होगा? टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, किसी पर कोल्ड वाटर फेंक देना, क्या कहलाता है? अच्छा ठीक है, नहीं मालूम है हम बता देंगे, लेकिन किसी किसी को मालूम रहता है, किसी किसी को कुछ नहीं वो रहता है, तो बोलने में ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं पूछता हूं। पूछने से ज्यादा अच्छा तैयार होता है ना। चलो चलो, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। देखो, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, जब आप किसी पर कोल्ड वाटर फेंक दोगे तो काम डाउन एंगर, भैया उसका एंगर काम डाउन नहीं होगा,
कूटना शुरू कर देगा। गलत जवाब। स्पॉइल फूड, ये क्या होता है? कोल्ड वाटर फेंक दोगे, स्पॉइल फूड नहीं भाई। किसी को कोल्ड वाटर फेंक दोगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा? हाँ, रिफ्रेश तो नहीं होगा। टू डिस्करेज एन आइडिया, ए होगा, ए होगा, डी नहीं होगा बाबू भैया। ए विल बी द करेक्ट आंसर। टू डिस्करेज एन आइडिया। अरे अरे शांत हो जाओ डी वालों, शांत हो जाओ। ए होगा करेक्ट आंसर। इधर सुनो, पहले समझो, इधर सुनो। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, जैसे हमने आपके सामने कोई आइडिया प्रस्तुत किया, ठीक है, और आपने मेरे उस आइडिया को कह दिया अरे ना 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 ये काम नहीं करेगा, तो मैं कहता हूं अच्छा कोल्ड वाटर फेंकने का मतलब क्या होता है? कोल्ड वाटर अगर आप किसी चीज पर डाल दोगे तो वो शांत हो जाएगा, यही होता है ना। मान लो कोई चीज अगर हॉट है, उस पर कोल्ड वाटर फेंक दोगे तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो जब हम कोई आइडिया देते हैं तो उस आइडिया पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है, उस आइडिया को लेकर के हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन जब उस आइडिया पर कोई मतलब डिस्करेज कर दे, उस आइडिया के बारे में कोई कुछ बोल दे यार नहीं ये काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि वो आइडिया को लेकर के हम शांत हो जाते हैं, हमारे मतलब कि हम डिस्करेज फील करने लगते हैं। तो वही होता है कि आप किसी आइडिया को डिस्करेज कर दो। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, बोलो भूलोगे तो नहीं? बोलो। थैंक यू यूनिकॉर्न 123। प्लीज फीडबैक में जरूर बता देना ना, फीडबैक में जरूर बताना और मेंशन कर देना ना, मेंशन भी कर देना प्लीज। चलो बताओ, क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ये तो गलत है, गलत नहीं है, सही है। क्लियर है ना? भूलोगे तो नहीं? अगर नहीं भूलोगे तो कमेंट में 1 टाइप करो और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहले 1 टाइप कर देना। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम टू हिट बेलो द बेल्ट। टू हिट बेलो द बेल्ट का मतलब क्या होगा? बोल दो ना जरा, अगले जन्म तक नहीं भूलेंगे, यही तो हम चाहते हैं। नहीं सही होगा जी, नहीं सही होगा। मीनिंग है, मीनिंग वही सही है, मीनिंग तो वही सही है ना। चलो, टू हिट बेलो द बेल्ट का मतलब क्या होगा? टू हिट बेलो द बेल्ट का मतलब क्या होगा? इधर सुनो, इधर सुनो। टू चीट इन ए गेम, ना 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 ना। टू बिहेव अनफेयरली, टू फिजिकली अटैक, टू इंसल्ट ओपनली। टू हिट बेलो द बेल्ट ऐसा समझो, कोई इंसान है, ये उसका बेल्ट है, ठीक है, और ये उस इंसान की टांगे हैं, ठीक है। अब बेलो द बेल्ट अगर किसी को मारोगे, आप कहां मार रहे हो? गलत जगह पे प्रहार कर रहे हो, आप उसके साथ गलत बर्ताव कर रहे हो, समझ लो आप गलत कर रहे हो भाई। मारना है, हिट करना है, ऊपर नीचे कहीं भी मार दो, बट बेलो द बेल्ट अगर किसी को मारोगे तो बेचारे के साथ में अनफेयर होगा कि नहीं होगा? बताओ। अनफेयर होगा ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू बिहेव अनफेयरली। टू बिहेव, जनरेशन खत्म हो जाएगी उसकी ना। हाँ, तो इसीलिए आपने उसके साथ क्या कर दिया? गलत कर दिया, बिहेव अनफेयरली हो जाएगा ना। चलो याद रहेगा। तो टू हिट बेलो द बेल्ट का मतलब टू बिहेव अनफेयरली, सबका बी रहेगा ना। क्लियर? चलो देखो, याद करने के लिए ये बस ऐसा तरीका है, ठीक है, बुरा कोई मत मानना ना, ना ये कहना कि यार क्लास में सर ने क्या बोल दिया है। याद करने के लिए मीनिंग को अगर मुझे सिनोनिम एंटोनिम्स या मीनिंग बतानी होती, क्लास लेनी हो, मीनिंग समझ लो, फिर आप कुछ ही लोग मेरी क्लास में मतलब कि पाओगे फेयर, अदरवाइज तो फिर बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ इनकरेजिबल। चलो, इनकरेजिबल का मीनिंग बताओ। इजिली करेक्टेड, हाईली इंटेलिजेंट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म्ड, अनविलिंग टू वर्क। क्या होगा? बोलो जल्दी से। नहीं भाई, हमको कोई क्यों मारेगा, काफी बदमाश हो। तो हम भी तो आपके ही जैसे हैं, तो जब आप हो तो हम भी रहेंगे ना। और मुझे कोई क्यों मारेगा भाई? मैंने किसी के साथ गलत ही नहीं किया, सब मेरे साथ गलत करते हैं। चलो, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? इजिली करेक्टेड, हाईली इंटेलिजेंट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म्ड, अनविलिंग टू वर्क। क्या होगा इनकरेजिबल का मीनिंग? जल्दी से बताइएगा, इनकरेजिबल का मीनिंग क्या होगा? बोलो 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 बोलो,
क्या होगा? सी सी सी, सबका सी लग रहा है, सबका सी। डी है? इधर सुनो, अब शांत हो जाओ ना, मारेंगे। इनकरेजिबल का मतलब इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म्ड। हाँ बिल्कुल, सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, इनकरेजिबल का मतलब होता है कि जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरी ऑफ एन फ्रैंक, पढ़े हो? बोलो, डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़े हो? तो डायरी ऑफ एन फ्रैंक में उसको उसके मास्टर जी कहते हैं इनकरेजिबल गर्ल ना। वो बहुत बात करती है क्लास में, तो पहले तो उसको वो सुधारने के लिए डांटते हैं, उसको बहुत कुछ कहते हैं ना ना, और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको कई बार पनिशमेंट देते हैं, अंत में कह देते हैं कि इनकरेजिबल गर्ल है, यानी ऐसी लड़की जिसको सुधारा नहीं जा सकता है ना। तो उसमें ये वर्ड यूज होता है उसके लिए। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, बड़ा लंबा चौड़ा है, मुझे साइड हो जाने दो और आप इसको करो। नहीं पढ़े हो, पढ़ना चाहिए। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ऐसा कुछ करके है ना। हाँ, बहुत प्यारी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नाजी का ऑपरेशन उसको मार डाला। लाइट, तो मैं क्या करूं, मैं लाइट भेजूं? आज तक हम मरा का बुक नहीं पढ़ा, ये गलत बात है ना। हाँ, वो है ही वैसी। चलो इधर चलो, अब बस इमोशनल ना हो, मुझे इमोशनल ना करो, नहीं तो मैं रो दूंगा ना। ए डांस वांस ना करो भाई। चलो इधर पहले, हाँ चलो बताओ आंसर, बताओ आंसर क्या होगा। दे हेल्प कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई दियर वीक एरियाज। Regular mock tests are useful during examination preparation. These areas can then be improved through focused practice. Therefore, serious aspirants should attempt mock test regularly. देखो, मुझे जहां तक लगता है, क्या लगता है, मुझे जहां तक लगता है, आपका आंसर क्या है? ए है ना? ए है ना? सभी का ए लग रहा है, सभी का लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब, बोगैम्बो खुश हुआ। इधर सुनो, होगा आपका क्या? रेगुलर मॉक टेस्ट आर यूजफुल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं रेगुलर मॉक टेस्ट? ये कैंडिडेट को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई दियर वीक एरियाज। दीज एरियाज कैन देन बी इंप्रूव्ड थ्रू फोकस्ड प्रैक्टिस। देयरफॉर सीरियस एस्पिरेंट्स शुड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली। तो क्यू पी आर एस, QPRS, ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। सबको लग रहा है ना ए? बी किसी को लग रहा है QRPS। रेगुलर मॉक टेस्ट आर यूजफुल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, दीज एरियाज। ए पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगा ना वीक एरिया, उसके बाद तो उसको इंप्रूव करेगा भाई। पहले तो आइडेंटिफाई करेगा ना, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है जी। यही तो प्रॉब्लम है PQRS पैराजंबल में। पैराजंबल में यही प्रॉब्लम है कि आपको सबसे पहले इंट्रो पार्ट देखना है, फिर यह देखना है कि क्या इसके बारे में कोई और सेंटेंस है जो कुछ बता रहा है, उस एडिशन पार्ट को ऐड करना है। उसके बाद याद रखना, अगर किसी वर्ड किसी सेंटेंस में देयरफॉर लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली लिखा हुआ है, इन कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो समझ जाओ कि वो लास्ट में जाएगा। तो एस जो होगा वो लास्ट में जाएगा ना, एस जो होगा वो लास्ट में जाएगा। इससे ये पता चल गया। अब यहां पर मॉक टेस्ट के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए लग गया कि ये इंट्रो पार्ट होगा। ठीक है, तो क्यों स्टार्ट करेगा, एस खत्म करेगा। क्यों स्टार्ट करेगा, एस खत्म करेगा। ये दो थे, इन दोनों को गायब कर दो। अब देखो, पहले आप अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करोगे, तब तो उन एरिया को इंप्रूव करोगे ना। तो पहले पी आएगा, फिर आर आएगा, इसीलिए ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ भाई, बताओ इसका। पानी पियो सर। हम बिल्कुल पी लेते हैं, थैंक यू ना, गला सूख जाता है। चलो बताओ। यार सच्ची सच्ची एक बात बताएं, मेरे पास कोई
आज तक मैंने कभी नोट्स बनाई नहीं, हैंड रिटन नोट्स बनाए नहीं। बनाने का शुरुआत तो करता हूं मैं, पता है, नोट्स बुक खरीदता हूं बढ़िया से, एकदम बढ़िया वाली, पेन कई सारे कलर के खरीदूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा लिखना प्रॉपर तरीके से, एक दो चैप्टर लिखूंगा, उसके बाद फिर लगा मजा नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूं। मैं कई बार प्रयास किया नोटबुक बनाने का, बनाया नहीं। हाँ, चीजें मैं पढ़ता हूं, बस पढ़ करके उसको माइंड में स्टोर कर लेता हूं, बस यही इतना काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंग्लिश अकेले ही पढ़ता हूं, वही पढ़ा भी हूं, तो रीजन यह है कि मुझे नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, वो माइंड में अपने आप नोट बनकर बन जाता है। ठीक है, और चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं रियल लाइफ से, इसलिए और बेहतर याद हो जाता है मुझे, बस बात इतनी सी है। बीच में तो मैंने ऐसा किया है ना, मेरे एक सर थे, मैं थोड़ा सा पागलपन टाइप का इंसान हूं ना, मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा था कि यार अगर डर में हम चीजों को ज्यादा याद रख पाते हैं तो किसी रूल को एक बार पढ़ो, फिर उसके पेजेस को फाड़ के फेंक दो। अब जब फाड़ के फेंक दोगे तो एक डर बना रहेगा कि ये रूल मुझे दोबारा कहीं नहीं मिलने वाला है मेरे पास, अब इसको हम हमेशा याद रखेंगे। बस वही तरीका यूज करा मैं। ठीक है, ठीक है, तो नोट्स आप बनाया करो, नोट्स बनाना जरूरी है, लेकिन मेरे पास नहीं है और मेरे पास कोई बुक भी यहां नहीं है। लेकिन अगर आप बुक पढ़ना चाहो तो आप एज ले सकते हो, आप रेन एंड मार्टिन की किताब पढ़ सकते हो, आप अ प्रैक्टिस गाइड ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हो ना, आप और चाहो तो जनरल इंग्लिश की कई सारी किताबें आती हैं, एक थी एग्जाम कार्ड की करके, उसकी किताब पढ़ सकते हो। कई सारी ऐसी किताबें हैं जिसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अदरवाइज हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं क्लासेस में, वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए, वो इनफ है। अब यहां पर बात करेंगे, सच कैंडिडेट ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस प्रॉपरली। This habit leaves them with very little time before the examination. Therefore, they should start their preparation well in advance. Many candidates begin preparation only a few weeks before the examination. ऐसा लग रहा है कि such candidates often find it difficult to revise the entire syllabus properly. Many candidates, यार ऐसा लग रहा है कि एस से सेंटेंस क्या होगा, ओपन होगा ना, एस से सेंटेंस क्या होगा, ओपन होगा। बोलो 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 बोलो, एस से सेंटेंस ओपन होगा ना, क्या होगा आंसर यार, फिर से बताओ। अगर एस से ओपन होगा तो बी होगा। मेनी कैंडिडेट्स बिगिन देयर प्रिपरेशन ओनली अ फ्यू वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन। सच कैंडिडेट ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। फिर ये होना चाहिए, तो एस के बाद पी आना चाहिए, एस के बाद क्यों दिया है। दिस हैबिट लीव्स देम विद वेरी लिटिल टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एस के बाद फिर क्यों आएगा, और इसकी वजह से सच कैंडिडेट ऑफन फाइंड इट इन डिफिकल्ट इन दियर एग्जामिनेशन, और फिर देयरफॉर दे शुड स्टार्ट दियर प्रिपरेशन वेल इन एडवांस। यही होगा ना, यस क्यू पी आर। किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, बोलो। ये पैसेज तो पर्सनल हो गया। पर्सनल तो है, एस क्यू पी आर, क्योंकि ऐसा ही मैंने बना ही दिया। बोलो 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 बोलो, क्या होगा, बी होगा ना, एस क्यू पी आर, सही है, कॉमन है। चलो, एज अ रिजल्ट सेवरल फैमिलीज हैड टू लीव दियर होम्स ना, leave their homes. The village had been receiving heavy rainfall for many days. Rescue teams were sent to provide relief materials. The river overflowed and flooded nearby areas. Rescue team as a result the village had been receiving. देखो, सबसे पहले क्या आएगा, क्यों आएगा। पहले क्या हुआ होगा, हैवी रेनफॉल हुआ होगा। देखो ना, पहले क्या हुआ होगा, हैवी रेनफॉल हुआ होगा। जब हैवी रेनफॉल हुआ होगा, सही है, चलो चलो। अच्छा, क्लोज टेस्ट ना, स्टोरी पैसेज मिसिंग वाले का मतलब क्या है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी कराएंगे। और कोई टॉपिक जिसको चाहिए, और कोई टॉपिक आप लोगों की वीक हो, अभी मुझे लास्ट में लिस्ट बता देना कौन कौन सी टॉपिक आप चाहते हो जो आपकी वीक है और चाहते हो कि उस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दी जाए। ठीक है, लास्ट में भी बताना। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, हैवी रेनफॉल हुआ होगा। हैवी रेनफॉल होने के बाद क्या हुआ होगा कि रिवर और रिवर ओवरफ्लोड हो गई होगी, नियर बाई एरियाज में फ्लड आ गया होगा ना, नियर बाई एरियाज में फ्लड आ गया होगा।
फिर क्या हुआ होगा कि बहुत सारी फैमिलीज को अपना घर छोड़ना पड़ा होगा और रेस्क्यू टीम को प्रोवाइड करने मतलब कि भेजा गया होगा रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। तो QSPR होना चाहिए। QSPR बोले तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो किसी को कोई यहां पे डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो 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 बोलो। स्पॉट द एरर एंड वोकैब्स। बहुत तकलीफ होता। अच्छा अभी मैं लास्ट में सबका लूंगा, अभी मैं लास्ट में लूंगा ना, जल्दी जल्दी सर करते हैं। ये सही है? डी कोई कह रहा है QRSP मतलब पहले ये आएगा फिर RS के ए कर, नहीं तो जब रेनफॉल होगा तो नदियां ओवरफ्लोड होंगी, नियर बाई एरिया में फ्लड आएगा, तब तो रेस्क्यू टीम को भेजा जाएगा। तो पहले एस आएगा फिर आर आएगा। बहुत मारेंगे, डी नहीं होगा। चलो अभी लास्ट में मुझे सजेशन देना ना, लास्ट में। अभी पहले ये करो, ले लो ये लो। आप कह रहे थे ना स्टोरी वाला जो मिसिंग होता है, लो आ गया। आपकी इच्छा पूरी किया गया, आपकी इच्छा पूरी की जाए। बिल्कुल मैं अलादीन, वो होता है ना अलादीन का चिराग, आपने इच्छा किया मैंने पूरी किया। चलो अब बता दो फिर। बोलो जरा, बोलो बोलो, जुबान केसरी नहीं। अ गुड एग्जामिनेशन टेस्ट नॉट ओनली मेमोरी। एक गुड एग्जामिनेशन जो होता है टेस्ट नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो द एबिलिटी टू लॉजिकली। ठीक है, आगे देखेंगे ऑप्शन। कैंडिडेट्स मस्ट ब्लैंक दियर टाइम वाइजली ड्यूरिंग द पेपर। दियर परफॉर्मेंस ऑफन डिपेंड्स ब्लैंक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देख लो, अ गुड एग्जामिनेशन टेस्ट द एबिलिटी टू रिपीट लॉजिकली, रीजन लॉजिकली, इग्नोर लॉजिकली या फिर मेमोराइज लॉजिकली। क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो 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 बोलो। अभी मैं वो टॉपिक देख ही नहीं रहा हूं। जो लोग टॉपिक कमेंट कर रहे हो, मैं टॉपिक अभी देख ही नहीं रहा हूं। मुझे तो बस आपका वो चाहिए। अभी पहले इसका आंसर करवाओ मुझे, पहले इसका आंसर करवाओ, उसके बाद ही मैं टॉपिक देखूंगा। बोलो क्या होगा? जो गुड एग्जामिनेशन होता है वो टेस्ट करता है आपकी एबिलिटी को रीजन लॉजिकली, कि किसी चीज का रीजन लॉजिकली दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। कैंडिडेट्स मस्ट वेस्ट दियर टाइम, भैया वेस्ट नहीं करना चाहिए उनको अपना टाइम। मैनेज दियर टाइम वाइसली ड्यूरिंग द पेपर, पेपर के दौरान कैंडिडेट को अपना टाइम मैनेज करना चाहिए बुद्धिमत्ता पूर्वक। तो बी यानी कि मैनेज विल बी द करेक्ट आंसर। दियर परफॉर्मेंस ऑफन डिपेंड्स एट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग या ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा जल्दी से बताओ? डिपेंड्स के साथ में यहां पर किसका यूज करोगे? डिपेंड्स के साथ में किसका यूज करोगे? देखो आपको पता है एट जो होता है ये पॉइंट के लिए यूज किया जाएगा। डिपेंड्स के साथ में हम ऑन का यूज करते हैं। तो द दियर परफॉर्मेंस ऑफन डिपेंड्स ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज। पढ़ लेते हैं, दो क्वेश्चन है ही अपना, पढ़ लेते हैं भाई, उसके बाद फिर और दो क्वेश्चन ग्रामर के हैं। A public library digitalized several rare manuscripts to preserve their contents and make them available to researchers. Digital copies allows scholars to study the material without repeatedly handling fragile originals. However, access to some documents remains controlled because they contain sensitive historical information. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why were the manuscript digitalized? मैन्यूस्क्रिप्ट को क्यों डिजिटलाइज किया गया है? तो a public library digitalized several rare manuscripts to preserve their contents and make them available to researchers. तो क्या to preserve them and improve researchers access? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। अरे देख लेते हैं यार, यहां ही तो प्रैक्टिस करना है हमें, यहां ही तो प्रैक्टिस करना है। दो क्वेश्चन के लिए पैसेज को छोड़ दो, दो क्वेश्चन 2 मिनट भी नहीं लगेगा ढक्कनो। चलो, What advantage do digital copies offer scholars? They can alter historical information. They can study material without handling fragile originals. They can take the original manuscript homes. They can remove B will be the correct answer ना। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा ना। बोलो 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 बोलो, बी होगा ना। हां चलो हो गया खत्म रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसके लिए कह रहे हो कि छोड़ दो।
चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, आपको यहां पर करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। बोलो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, जल्दी से बताना करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहां पर। बोलो हाँ क्या कह रहे हैं। द रीजन इज बिकॉज ही वॉज absent, द रीजन इज ड्यू टू हिज absence, द रीजन इज दैट ही वॉज absent, द रीजन बिकॉज ही वॉज absent। क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। द रीजन इज बिकॉज ही वॉज absent। इधर सुनो, द रीजन के साथ में याद रख लेना, याद रख लेना, द रीजन के साथ में हमेशा दैट आता है। क्या आता है, दैट आता है, बिकॉज नहीं आता है। तो द रीजन बिकॉज नहीं होगा, द रीजन इज दैट ही वॉज absent, सी विल बी द करेक्ट आंसर ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ही हार्डली वर्क्स ब्लैंक। यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन टैग है, जल्दी से बताओ। ही हार्डली वर्क्स, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। क्या होगा 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 ये सोचना था ना, बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ 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 बताओ। ही हार्डली वर्क्स, मैं गाना वाना नहीं गाता हूं, मैं कुछ मुझे कोई वर्ड मिल जाता है उसी को गाने में कन्वर्ट कर देता हूं बस। चलो ए या सी, ही हार्डली वर्क्स, डजंट ही, इजंट ही, आए है ना, ए करेक्ट है ना सी करेक्ट है। इधर आओ, इधर सुनो मेरी जान, ए भी नहीं करेक्ट है, सी भी नहीं करेक्ट है, वर्क्स है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होगी, तो सी तो बिल्कुल नहीं, डी तो बिल्कुल नहीं, या तो ए करेक्ट होगा या तो बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब ए और बी में इधर सुनो, हार्डली आया है, हार्डली जो होता है ये एक निगेटिव वर्ड होता है, और निगेटिव वर्ड होने की वजह से आप कह सकते हो कि जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट निगेटिव है, और निगेटिव स्टेटमेंट के लिए जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, और अफर्मेटिव होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो 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 बोलो, क्या होगा, बी होगा ना। हां, निगेटिव स्टेटमेंट है हार्डली, और निगेटिव होने की वजह से क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, और अफर्मेटिव होगा तो डज ही हो जाएगा, समझे। चलो सेशन तो खत्म हुआ, लेकिन जल्दी से ये बताओ कौन कौन सी टॉपिक पे चाहते हो आगे की क्लासेस, कौन कौन सी टॉपिक आपकी वीक हैं, जल्दी से बताओ, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अभी जाना कहीं नहीं है, इसके जस्ट बाद आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो जाना कहीं नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताओ पहले, जल्दी से, कितने सही हुए, 42 सही हुए, वेरी गुड, सब बस। चलो 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 चलो, ठीक है, अभी गुड नाइट का समय नहीं आया है। ए सुधारो अपनी अपनी ये चीजों को ना, बहुत कम नंबर आया है, बहुत कम क्वेश्चन कर पाए हो, ठीक है। प्रपोजिशन, वोकैब, वॉइस, क्वेश्चन टैग, मोदी में एक टॉपिक बहुत कूटेंगे, वोकैब, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को वोकैब पे है, ठीक है। वोकैब, वॉइस, सेंटेंस चेंज, कॉम्प्लेक्स सिंपल, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे और क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जंबलिंग पे आ जाएगा, फाइंडिंग एरर पे आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया आपको क्या क्या चाहिए है। इतना कह दो कि सारी टॉपिक पे कराते रहो ना। अब जब सब कह ही दिए हो तो इसमें छोड़े क्या हो, ये बताओ मुझे, कुछ छोड़े ही नहीं हो, और सब तो करा ही रहे हैं। अब सुनो, क्लास का यहीं पर होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, बीइंग विद मी एंड विद नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आप लोगों से जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, रिक्वेस्ट है हमारी कि क्लास कैसी लगी, प्लीज जो फीडबैक के लिए आपको लिंक कमेंट में दिख रहा है, प्लीज 2 मिनट का समय निकाल करके आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपको नॉर्थ ईस्ट पीएससी की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट पीएससी की टीम की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से क्लासेस कैसे मिल रही हैं, हमारा प्रयास, हमारी मेहनत क्या आपके प्रिपरेशन में रंग लाएगी, आपके सक्सेस की ओर आपको लेके जा रही है, जरूर। और जैसा मतलब आपको जो मन करे वो आप जेन्युइन फीडबैक जरूर देना, हमारे लिए भी देना और अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी देना है, ठीक है। दोनों के लिए जरूर फीडबैक देके जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
ये रिक्वेस्ट होगी, और सेशन को लाइक कर देना, ठीक है ना? ठीक है, ओके, बाय बाय।